बच्चों को कहाँ सर्दी लगती, खेल रहे, पड़ गई बीमार, इतनी खांसी हुई, पूरी रात खांसी, दीदी और बुआ दोनों परेशान। तो जब ठीक हुई तो एक नया दोस्त मिला, एकदम बिल्कुल अलग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कौन दोस्त था, लेकिन जिसको मैंने दोस्त बनाया। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, आप लोगों का सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर, जहाँ पर मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। पिछली कहानी में आपने देखा था कि पापा मुझे वापस ले गए, लेकिन फिर छोड़ करके गए, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश थी वहाँ पर। मम्मी को गलतफहमी हो गई थी, लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हुआ क्या कि एज़ यूजुअल बच्चों की सेम प्रॉब्लम मेरे बच्चों की अभी तक है। सर्दी आती हैं, बच्चों को सर्दी नहीं लगती, उन्हें सिर्फ खेल दिखता है। मेरे साथ वही नया नया जोश है, खेल रही हूँ मस्त एकदम, लेकिन क्योंकि दिवाली के बाद तो ठंड शुरू हो जाती है, दिसंबर का टाइम आ चुका था, खेल रही हूँ, शाम को भी लेट तक खेल रहे हैं, 8 भी बज जा रहे हैं, तो ऊपर से ओस गिरने लगती है, ठंड होने लगती है, लेकिन हम तो खेल कूद में लग रहे हैं। उस वक्त तो फील नहीं होती, लेकिन वो ठंड तुम्हें रियल में लग जाती है, महसूस नहीं होती, लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, फ्रेंड्स के साथ बैठी होंगी, खेल कूद में ठंड में पहले जुकाम स्टार्ट हुआ। सर्दियों में थोड़ा जुकाम की वजह से बच्चा मानता तो यानी ठंडा हो जाता है, पहले तो पानी नल का भी निकालते हो तो ठंडा निकलता है, तो उसका पानी उठाया और पी लिया, खांसी हो गई मुझे। जब दीदी मुझे घर से लाई थी तब भी मुझे खांसी हुई थी, यूजली सर्दी में, और अभी तक भी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा ठंड मुझे लग जाए तो ज़्यादा ठंड मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं करता, खांसी पकड़ लेती हूँ बहुत जल्दी, तो मुझे तो खांसी हो गई। इतनी खांसी कि रात में दीदी भी परेशान, बुआ भी परेशान। तो सबसे पहले तो एक बच्चा जब परेशान होता है तो पूरी फैमिली वैसे उसके साथ परेशान, और दीदी बुआ के साथ में सोची थी। तो घर में क्या रखा रहता है कि सबसे पहले दीदी बुआ ने ढूंढा कोई शहद वगैरह। तो फ्रेंड्स, गाँव में जल्दी से शहद वगैरह मिल तो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन उस वक्त घर पर शहद नहीं था, तो बुआ ने मुझे गुड़ खिलाया। आप लोगों ने देखा होगा कि गुड़ वगैरह भी बहुत यूज़फुल होता है, जो छोटा बच्चा बीमार होता है। इनफैक्ट मैंने भी यूज़ किया है कि थोड़ा सा गुड़ को हल्का सा गर्म कर दो और उसे रुई, जैसे रुई नहीं होती, उसमें भिगा कर छोटे बच्चे को भी चटा देते हैं, जिसे गुट्टी भी बोलते हैं, तो खांसी जो होती है ना काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। अब वो ने मुझे गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के थोड़ी देर तो शांत हो जाती हूँ मैं, 10-15 मिनट लेटी, सोई, वो फिर खांसी उठने लगी मुझे। तो फिर दीदी उठ रही है, फिर मेरे लिए ला रही है गुड़, कह रही अगले दिन शहद मंगाएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम होगी। वो कह रही कि नहीं, कल से मैं इसका इलाज करूँगी, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसको खांसी की दवाई देनी पड़ेगी। अब खांसी की दवाई, मैंने सोचा खांसी की दवाई तो एक बार मैंने मम्मी घर पे भी पी थी बहुत, और एक बार जब मैं शुरू में आई थी बीमारी में, फूफा जी ले गए थे, बड़ी कड़वी होती थी, मुझे लगा कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, मैं नहीं लूँगी, लेकिन खांसी इतनी ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। अब मुझे क्या पता था, बुआ जी ने, मैं सुबह सो गई, क्योंकि रात भर अगर बच्चा खांसता है या बड़ा खांसता है, अगर आप रात भर परेशान हो तो एक तो आप खुद परेशान हो, आपके साथ पूरा घर परेशान है, और सुबह इतनी थकावट आपको फील होती है कि आप उठना नहीं चाहते, सो जाते हो। मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ, मैं सो रही हूँ तो इतनी खांसी हुई, दीदी ने बोला कि भाई छुट्टी कराते हैं इसकी स्कूल से अब इसकी छुट्टी करा देते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी है, किसी और को भी खांसी हो जाएगी। तो बुआ ने मेरी सुबह सुबह उठी, मैं बिल्कुल खाली पेट, ना कोई पानी ना कुछ खाना, भूख भी लग रही थी क्योंकि रात भर जगना तो होता ही है ना, पता नहीं बुआ को किसी ने बताया होगा क्या होता है फ्रेंड्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बुआ ने क्या किया कि लस्सी, ताज़ी गिलास, एक गिलास लस्सी, तवा गरम और उस पर डाली, थोड़ी थोड़ी डाल दी, अब वो उस पर फट जाती है, बिल्कुल ऐसे 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 लग रही होता है जैसे कि हम लोग बनाते हैं पनीर निकालने के लिए, दूध को फाड़ा जाता है, उस पर खट्टी डालने, तो वो तो फट जा रही है लस्सी, उस पर डालती, उसे गिलास में डाली जा रही है। फिर ऐसे ही एक कटोरी में डाल के, इतनी अच्छी खासी वो एक गिलास लस्सी ली थी तो वो आधा गिलास रह गया जल के, वो मुझे कह रही है पी जाओ। वो रह जाता है, आप सोच सकते हो उसे पीना। पहले तो मैंने बोला बुआ जी है क्या, मैं इसे क्यों पीऊँ, कह रही तुझे बहुत खांसी हो रही थी। मैंने कहा तो खांसी हो रही है ये, वो कह रही इससे आराम लगेगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। भाई यार, अब दीदी कह रही कि फूफा जी दवाई लेने जाएंगे, मतलब इतने ईजिली अवेलेबल तो डॉक्टर होते हैं, फूफा जी दवाई लेने जाएंगे। अब बुआ कह रही कि जब तक आएगी दवाई तब तक तो ये ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, मानते कहाँ हैं बड़े लोग, अपनी दादी नानी के नुस्खे तो चलते ही है भारत में तो पूरी तरीके से। और वो मैंने पिया, उस एक तो वो पीना मुश्किल, और बुआ जी तो खड़ी होंगे मेरे सामने, कह रही पियो। मेरी बुआ जी की आदत थी हमेशा ना ऐसे हाथ करके ऐसे, कह रही पियो, मैं देख रही हूँ और मैं उसे ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं बुआ जी को देख रही हूँ, फिर मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं बुआ जी को देख रही हूँ, कैसे मैंने उसको ज़बरदस्ती पिया। जैसे मुझसे अंदर निकल रही हूँ वो मुझसे मुँह से बाहर निकल रहा है, मैं उसे अंदर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे मुँह से बाहर आ रहा है।
थोड़ा सा तो मैंने पी लिया, लेकिन कहते हैं ना कुछ गंदा सा अगर हम कुछ खा पी लेते हैं तो वो ऐसे बार बार हमें इरिटेट करता रहता है। थोड़ी देर में ही मैंने तो जो दबा के उल्टी की वहीं पे ही। तो क्या होता, गाँव में क्या होता था कि बच्चे जब खांसी हो जाती है तो बुआ ने बोला कि दीदी के साथ ही सोती थी मैं, लेकिन खांसी थी तो बोला कि इसको थोड़ा अलग सुलाओ क्योंकि इसको खांसी है तो तुम्हें भी हो जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स दीदी मेरे साथ पूरी रात वहीं पे बैठी रही सिकाई करने के लिए, कभी छाती में गरम गरम रुई लगा रही है कि इसको खांसी में आराम लगे। जैसे कहते हैं ना कि छाती को थोड़ा गर्माहट देते तो तवे को गर्म करके उस पर रुई को सेको ऐसे छाती पे लगा रही, साथ में थी मेरी कमर ऐसे मसल रही थी। बहुत ध्यान दिया दीदी ने पूरी रात मेरे साथ, लेकिन मैं तो उल्टी कर दी पूरी वहीं पे। अब दीदी ने वो साफ़ की, बुआ जी कहने लगी अभी इसने कर दिया, मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाती थी, लेकिन दीदी ने मेरी वो साफ़ की। क्या हुआ कि उसमें बहुत सारा बलगम निकल गया मुझे। तो क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा खांसी हो वो हमें इरिटेशन करती है, बलगम जो निकल जाता है ना किसी बात से। अभी भी मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे देवरानी के बच्चे जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं ना तो वो तुरंत उल्टी कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसको दवाई अंदर गई नहीं लेकिन उसे आराम लग जाता है, बिकॉज क्या होता है कि इरिटेशन उससे उसको सारा बलगम निकल जाता है और बलगम निकलते आराम लगता है। तो मेरी खांसी थोड़ी कम हुई। बुआ ने तो शाम को फिर बना दी मेरे लिए मूंग। दीदी कह रही कि ऐसे नहीं करना है, फूफा दवाई लेकर आ जाएंगे आज शाम को। कह रहे नहीं, सब 2-3 दिन पहले यही देते हैं, क्योंकि वहाँ के फिर फूफा जी दवाई लेकर भी आ गए। वो शाम को फूफा जी ने दिलाई, कह रही कि नहीं बनानी नहीं, तो उन्होंने गिलास में रख दी। वैसे वो बनाई बुआ जी ने, लेकिन फूफा जी ने भी नहीं दी। वहाँ की दवाई दी, उससे मुझे आराम नहीं लगा। मतलब मैं फिर भी खांसी रही हूँ। दीदी जा रही हैं तवे पे रुई गर्म कर रही हैं, आके मेरी छाती सेक रही है, उनकी और प्रॉब्लम कर दी मैंने। मैं बीमार हूँ लेकिन दीदी भी परेशान और बुआ भी परेशान। अब पूरी रात उस दिन दीदी जाग रही। अगले दिन दीदी की आंखें ऐसी हुई कि वो स्कूल भी कैसे जाए, लेकिन उनका कोई काम था, होमवर्क के लिए उनको जाना था, मतलब कोई टेस्ट वगैरह होता होगा उनका कि जिसे सबमिट करना था, ड्राइंग वगैरह उनको शायद सबमिट करनी थी अपनी कोई, तो उनको जाना था। तो बुआ जी ने तो फिर मेरे लिए बना दी वही लस्सी वाली। और आज तो दीदी भी नहीं जिनको मैं देखूं। दीदी पास होती थी तो कम से कम ये तो लगता था कि भाई थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होगा। और बुआ ने मुझे क्या चला। वैसे मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा अब कर देती हूँ कि भाई देखो, जब तक तुम किसी को मेडिसिन दे रहे हो तुम्हें लग रहा है कि वो डाउट से उल्टी करेगा, तो बेड पे उल्टी करानी जरूरी थोड़ी है। पहले उससे दो, फिर वो बेड पे उल्टी करे, फिर उसको तुम समेटो। तो सामने वाले को भी उल्टी में से तो बहुत गंदी स्मेल आती है ना। तो बुआ ने क्या किया, मुझे बोला कि नाली के पास चलो। तो पहले ऐसे सिंक वॉश बेसिन वगैरह तो देखो नहीं होती थी फ्रेंड्स, नालियों पे बैठ के बर्तन धोया करते थे राख से। राख में थोड़ा सरफ मिला के दीदी धोती थी बर्तन और फिर वहीं पे टोकरे में रखते थे। थोड़ा अलग लाइफ थी पहले। तो बुआ ने मुझे वहीं पे बिठा दिया नाली पे, कह रही कि यहीं पे बैठ और यहीं पे पी, अगर तू उल्टी करेगी तो मुझे साफ करना आसान होगा। अभी एक बार पीछे से ऐसी फ्रेंड, मेरे बच्चे को भी खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसने भी एक दिन दवाई दी तो उल्टी कर दी, सारा सोफ़ा भर गया। फिर वो सोफ़ा साफ़ किया मैंने, फिर फर्श साफ़ किया मैंने। उसके बाद जब उसे खांसी होती है और मैं उसे दवाई देती हूँ तो मैं उसे बाथरूम के बाहर दवाई पिलाती हूँ और फिर वहीं पर बिठा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पोर्ट में ही जाके बैठो, लेकिन बाथरूम में से भी फ्लश करके साफ़ करना आसान होगा भाई तुम्हारे लिए। और बाथरूम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसमें बैठ नहीं सकते, नहाने के लिए भी तो तुम उसी में जाके बैठते हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी तो वो खाना भी पूरा उल्टी कर देते हैं। तो मैंने कहा भैया वहाँ चले जाओ। तो अब तो मेरी बच्ची खैर खुद ही इतनी समझदार हो गई है, 7 साल की है छोटे वाली। तो वो कभी दवाई लगे उसमें मम्मी उल्टी आते ऐसे मुंह बंद करके चली जाती है, पोर्ट में जाके कर देती है। उसको भी क्लीन करना आसान, मुझे भी क्लीन, मतलब पूरे घर में स्मेल फैल जाती है, वहाँ पे कोई बैठ नहीं था। तो बुआ ने मुझे पिलाया वही सेम, मैंने तो पूरा गिलास गटका और भाई मुझे तो लग गई उल्टी, इतनी तेज उल्टी कि मेरा तो पेट भी दुखने लगा। क्योंकि एक तो वैसे ही खास के आप हमारा पेट दुखने लगता है, उसके आसपास की पसलियों में दर्द होने लगता है। तो बुआ मेरी कमर पे ऐसे सहला रही है, लेकिन ये है कि मेरी खांसी में आराम लगा मुझे। फिर मैं सुकून से रही। फिर दीदी आई शाम को, तो जी बोलने लगी। तो दोपहर में हल्की फुल्की तो उठ रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसी नहीं थी तबीयत कि बाहर जाके किसी के साथ खेल सको। दीदी ने बोला ज़्यादा खेलोगे फिर ठंड लगेगी, खांसी हो जाएगी, तो तुम्हें अभी बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि वहीं पे मैं आराम लगा तो फूफा जी ने बोला कि इसको यहाँ के डॉक्टर से आराम नहीं लग रहा है। तो फूफा जी मुझे अपने साथ रिक्शा में बिठा के और बाहर डॉक्टर के पास ले गए। मतलब थोड़ा स्कूल के पास होता था ना, थोड़ा शहर से टाइप का था, तो वहाँ पे बड़े डॉक्टर थे, अच्छे खासे MBBS और MD डॉक्टर थे। उनकी दवाई उन्होंने, घनश्याम डॉक्टर थे वैसे, अभी तो पता नहीं होंगे नहीं, लेकिन मुझे उनकी दवाई बहुत सूट करती थी जब तक मैं वहाँ रही। उनके अलावा मुझे किसी की दवाई सूट ही नहीं करती थी। उन्होंने मुझे खांसी की दवाई दी, मैंने रात को पी, पूरी रात मुझे खांसी नहीं आई उस दिन। अब ये पता नहीं वो बुआ के काढ़े का असर था या वो खांसी की दवाई का असर था, लेकिन मुझे आराम हुआ, मैं आराम से सोई। अगले दिन भी एज ए सेफ्टी दीदी ने बोला कि भाई मैं जाती हूँ, मैं तुम्हारा होमवर्क ले आऊँगी,
दीदी जा ही रही थी और फिर मैं होमवर्क के लिए तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोल दिया रीमा, मैंने बोला जैसे उसने उसने बोला कि मैं तुम्हारा होमवर्क लूँगी, खांसी ज़्यादा है, तुम्हें तबीयत ख़राब है तो तुम ऐसा करो यहीं पे रहो। अब दीदी भी स्कूल में, भैया भी स्कूल में, बुआ जी और मैं अकेली। हुआ क्या कि हमारे जो गाय थी उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब उन्होंने उसने गाय ने छोटे से बछड़े बछड़े को जन्म दिया, उसका छोटा सा बछड़ा हुआ। बुआ ने आके बोला कि सुधा बछड़ा हुआ, बछड़ा हुआ। मैंने कहा किसको बछड़ा हुआ? वो कहीं गाय को, इतना सुंदर है। बस मेरी एक्साइटमेंट क्या थी, मैं तो बुआ के साथ चल गई। वो इतना सच में फ्रेंड्स, इतना गोरा चिट्टा एकदम बिल्कुल सफ़ेद, इतना सुंदर। वो गाय उसको चाटे जा रही है। मैंने कहा बुआ जी कि उसको चाटे, कह रही है गाय जो होती है बछड़ा ऐसे होता है तो इसको चाट के ही साफ़ करते हैं। तो वो उसके पास गई। अब मुझे तो बस अब ये समझ लो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उस दिन मैं उसी के पास बैठी हूँ, वहीं पे खाना भी वहीं खाया। अब वो अजीब क्या होता है कि गाँव में जब भैंस या गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो पहला दूध होता है ना उसका खीस बनाया जाता है। उसे दूध को गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, जैसे पनीर के लिए फट जाता है, लेकिन उसको दूध डाल के सबको गाँव में बांटा जाता है बाल्टियों में भर भर के। अब तो मुझे नहीं पता बांटते या नहीं, लेकिन उस टाइम पे बांटते थे। तो मैं भी लग रही हूँ ऐसे ही अपनी रीमा को भी देख के गई। फिर उसने मेरा होमवर्क भी दिया, वो किया। मैं खीस के लिए बता रही हूँ, लेकिन मुझे क्या है कि वो बोला ज़्यादा घर तो मुझे दिया नहीं क्योंकि छोटी सी गिरा दूंगी। वो बाल्टी में भर भर के दीदी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्कूल से आने के बाद। मेरा तो काम क्या था, मेरा काम तो बस उस बछड़े के साथ खेलना। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैं उसके साथ खेल लूँ, उसके पास बैठूँ, उसे हाथ घुमाए। तो गाय मुझे ऐसे देखती रहती थी। मैंने सोचा क्या हो, मतलब मैं तो अनजान हूँ, मुझे क्या पता। अब देखो बछड़ा है, उसे शुरू-शुरू में ना तो दूध पीना आता है, तो वो उसे बछड़े को उठाती थी, पकड़ती थी और जो गाय के थन होते हैं उसको ऐसे मुँह में लगाते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है ना। ह्यूमन का भी अगर छोटा बच्चा हो तो वो भी जल्दी से दूध नहीं पकड़ता, पहले उसे दूध पकड़ना सिखाया जाता है कि सक करो। मतलब सक करना सीख लेता है वो, लेकिन पहले पकड़ाना सिखाते हैं कि इसे पकड़ो। तो उसे बुआ पे ऐसे पकड़ती थी, तो उसे पीछे से ऐसे पकड़-पकड़ के बुआ ज़बरदस्ती लेकर जाती थी क्योंकि वो चलना नहीं चाहते, बड़े ढीठ होते हैं। बछड़े वहीं पे खड़े हो जाते हैं ऐसे तरीके मुँह से पकड़ के, और गाय उसे चाटती थी। फिर वो दूध ऐसे धीरे-धीरे उसने शुरू किया। तो लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, अगर वैसे दूध पीता है। तो मैं तो स्कूल से आई, जब मैं ठीक हो गई तो मैं स्कूल गई। शाम को मैं तो जाके बछड़े के पास ही लग जाऊँ। शाम को बुआ दूध निकाली है तो बुआ फिर बछड़े के पास लेकर आए। तो वो बछड़ा उसे कर रहा है, मैं उस पे ऐसे हाथ घुमा रही, हाथ घुमा रही। गाय ने ऐसे नज़र से मुझे देखा, उसे लगा कि भैया इस लड़की ने तो परेशान कर रखा है, जब देखो मेरे बछड़े के पास आ जाती है। जबकि मैं सिर्फ उसके पास खेलती थी, लेकिन बछड़े को क्या था, दूध पीना था। वो ऐसे ऐसे दूध खींचे जा रहा है, मैं उसको ऐसे कर रही। तो बछड़े ने थोड़ा सा ऐसे पैर को पीछे घुमाया। हो सकता है उसको मच्छर ने काटा, क्योंकि मच्छर वगैरह भी लग जाते हैं ना बछड़े को, या फिर कोई भी रीज़न हो। बछड़े ने ऐसे, गाय को लगा कि ये तो मेरे बछड़े को परेशान कर रही है। गाय ने ऐसे उठाया, मैं ऐसे यहाँ पे बछड़ा दूध पी रहा है, मैं इस साइड उसके ऐसे घुमा रही, गाय का मुंह इधर है। गाय ने अपने मुंह से मुझे ऐसे पटक दिया उठा के। और फिर मैं यहाँ से, मैं इतने पीछे, कम से कम 2 हाथ पीछे में गिरी। एक छोटी बच्ची जाके 2 हाथ पीछे गिर गई। एकदम सुन हो गई मैं तो। मैंने कहा ये क्या हुआ? अब बुआ जी वहीं पे थी। बुआ जी क्या कर रही थी, भैंस का दूध निकालती। बुआ ने, फूफा जी आए उठ के, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा इसने मुझे गिरा दिया, गाय ने मुझे गिरा दिया। चोट भी लगी मुझे, मैं तो रोने लगी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा रोई मैं। बुआ मुझे उठा कर लेके गई वहाँ पे। फिर बुआ भी आई वहाँ पे। दीदी ने भी बोला कि देखो ऐसा इसके पास नहीं आना, गाय जो होती है उसे अपना बछड़ा बहुत प्यारा होता है, तुम उसे छेड़ रही थी तो उसे लग रहा था कि वो तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। उसने मुझे पटक दिया। उसके बाद जब भी वो दूध पीता था तो मैं उस बछड़े के पास कभी नहीं गई। जब वो दूध पी के अलग बैठ जाता था तब मैं उस बछड़े के पास खेलती थी। मैंने ये सबक तो सीख लिया था कि भैया जब ये दूध पिएगा अपनी माँ का डिस्टर्ब नहीं करने का है। ये बहुत मारेगी मुझे पकड़ के। तो यही आज की कहानी थी मेरी, जिसमें बुआ मुझे ट्रीटमेंट भी करती है। यहाँ बुआ का प्यार था। तो आज की कहानी से मुझे 2 सबक तो मिले फ्रेंड्स, कि माँ माँ ही होती है। अगर बच्चा बीमार होता है तो वो उसके साथ पूरी रात जाग भी सकती है, उसका इलाज भी कर सकती है, ये कर सकती है। और वही माँ, चाहे वो इंसान है या जानवर, अगर उसे ये लगे कि उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो भैया वो छोड़ेगी नहीं। वो पटक सकती है, वो मार सकती है सामने वाले को। मुझे इस कहानी से यही सीख मिली। तब तो समझ इतना तो आ गया था कि दूध पीते हुए छेड़ना नहीं है, लेकिन हाँ ये बात अब जब माँ बन चुकी हूँ, बच्चे बीमार होते हैं, तब समझ आता है कि एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है, वो अकेला बीमार नहीं होता। क्योंकि बच्चे की चहचहाहट, बच्चे की खिलखिलाहट खत्म हो जाती है, पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। और कभी भी भूल कर भी, चाहे वो डॉगी का हो चाहे वो कैट का हो, कभी किसी का भी बच्चा हो, उसकी मार बच्चे के बीच में मत आना, वरना पटक देते हैं। यही आज की मेरी कहानी थी। अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी में फिर से अमेजिंग चीज़ मेरे साथ होती है, कुछ इंटरेस्टिंग।
और कुछ 90s की ऐसी बात जो आज के बच्चे उससे रिलेट कर नहीं सकते, लेकिन सच में वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं अपनी कहानी में आपको अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, इसमें जो सीख मिलती है वो आपको रियल में रिलेटेबल लगती है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि सच में ये कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी रिलेटेबल चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी कर सकती है और हमें बहुत बड़ी सीख भी दे सकती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज इन अदर एंड टेन इन माई हार्ट। अब इस बहुत सारे लोग समझते हैं कि बुक्स रख के क्यों बैठी रहती है। एक्चुअली दिस इज़ माई ड्रीम, और ड्रीम को मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। इन रियली मैं आपको बता रही होती हूँ, जब मैं शूट कर रही होती हूँ उससे पहले मैं पढ़ ही रही होती हूँ, और शूटिंग के बाद भी बीच में जब मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोरियत होती है, तो उस टाइम पे मैं शूट कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद पढ़ती हूँ। तो फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे अपनापन लगता है किताबों के पास ही लगता है। कि जब आप मेरी सीरीज समझेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किताबों के पास ही क्यों रहती हूँ। आई एम बुक लवर। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये नई कहानी आपको बताने वाली, नई अमेजिंग चीज़ और एक नई चीज़ 90s की। जब तक के लिए नमस्कार।